एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा से और संविधान के गठन से। तो एक प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के विषय में आप क्या जानते हैं। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि भारत में संविधान निर्मात्री सभा के कार्य एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। प्रश्न आता है भारत में संविधान निर्मात्री सभा के कार्य एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया। ये प्रश्न आता है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा पर और इस प्रश्न का उत्तर आपको देना होता है। तो पीडीएफ में मैं आपको ये उत्तर आपके पहुंच जाएगा। पहले बहुत हम लोग एकाग्रता से ध्यान से इस प्रश्न को सुने कि भारत में संविधान निर्माण कैसे शुरू हुआ। तो हमें उसके इतिहास में नहीं जाना है, लेकिन जब से संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है उस विषय से वहां से हम अपनी बात शुरू करेंगे। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा जनसाधारण द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक निकाय थी। संविधान सभा का मुख्य कार्य संविधान का प्रारूप तैयार करना, या बहुत सरल शब्दों में कहें तो संविधान सभा का कार्य भारत के संविधान का निर्माण करना था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड ऑन 6 December 1946. The first meeting of the Constituent Assembly was held on 9 December 1946. The Constituent Assembly was a body of representatives elected by the general public. The main function of the Constituent Assembly was to prepare the draft of the Constitution. तो ये बात आप सबको बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि संविधान निर्मात्री सभा का या संविधान बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, संविधान निर्मात्री सभा जो संविधान भारत का बना रही थी, उसका मुख्य कार्य था भारत के संविधान के निर्माण का प्रारूप, उसका ड्राफ्ट तैयार करना। कि अनुच्छेद, जैसे भारत के संविधान में वर्तमान में 1 से लेके 195 तक अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी। तो ये इसका पूरा प्रारूप, इसका बहुत सहज भाषा में मैं कहूं तो इसका खाका खींच लेना, इसका खाका बनाना कि A to Z भारत का संविधान कहां से कहां तक होगा, इस बात को सुनिश्चित करना, इस बात का लेखन तैयार कर लेना, ड्राफ्ट तैयार कर लेना ही संविधान सभा का काम था। और संविधान सभा यही काम कर रही थी कि भारत का संविधान कहां से कहां तक होगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन में हुई थी, जो वर्तमान संसद है। अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी और वर्तमान सरकार ने एक नई संसद भवन बना दिया है, एक नया संसद भवन बना दिया है। तो अब अब एक नया संसद भवन हम लोगों के सामने आ गया है। लेकिन जो पुरानी संसद थी, आप सब जानते हैं और समाचार पत्रों को आप लोग देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, आपका जनरल नॉलेज ठीक है, जनरल स्टडीज करते रहते हैं। तो जो वर्तमान संसद अभी अब तो नई संसद भवन में आ गई है, जो पुरानी संसद थी जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित थी, उसी में संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन में हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन में हुई थी।
भाई एक किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो, म्यूट करो, ऐसा मत करिए भाई, बीच बीच में डिस्टरबेंस होगा हमसे। इस बात को ध्यान में रखिए कि हम लोगों की क्लास बड़ी सफलता पूर्वक चले, इसलिए आप लोग माइक को म्यूट रखेंगे तो अच्छा। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन में हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक संविधान सभा की प्रथम बैठक संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन में हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक में संविधान का ड्राफ्ट, प्रारूप, या बहुत सहज शब्दों में कहें तो मसौदा तैयार किया गया था। प्रारंभ में, जब शुरू में भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ, तब प्रारंभ में संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 थी। 3 जून 1947 को भारत का विभाजन योजना के उपरांत, माने भारत का जब विभाजन होता है तो भारत के संविधान सभा का पुनर्गठन कर दिया गया। एक लड़का मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, लगातार मैसेज कर रहा है। प्रारंभ में संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 थी। 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना के उपरांत संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जिसके अनुसार संविधान सभा की सदस्य संख्या 324 हो गई। जो 389 थी अविभाजित भारत की, जब भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है तो संविधान सभा की सदस्य संख्या 324 हो जाती है। Initially, the number of the members of the Constituent Assembly was 389. On June 3, 1947, after the partition of India, the Constituent Assembly was reconstituted, according to which the number of the members of the Constituent Assembly was reduced to 324। तो जो नया रिड्यूस्ड हुआ उसके बाद संविधान सभा की संख्या 324 हो गई। तो ये सब आपके ध्यान में है, इसका पीडीएफ भी आप तक जाएगा, लेकिन बड़े ध्यान से सुनिए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया, अंतरिम कुछ समय के लिए अध्यक्ष बनाया गया, और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। Dr. Sacchidanand Sinha was elected the interim president of the Constituent Assembly on 11 December 1946. On 11 December 1946, Rajendra Prasad was made the permanent president of the Constituent Assembly. 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर की वो ऐतिहासिक तिथि थी, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया। अब यहाँ हमें यह समझने की आवश्यकता है, और आप सभी लोग विधिवत जानते हैं कि संसद में कोई भी विधेयक अगर विधि बनती है तो उसका प्रपोजल रखा जाता है, और प्रपोजल पर बहस होती है, और बहस के बाद प्रस्ताव पारित करके वो विधि के स्वरूप में जाती है। तो सिंपल मेजॉरिटी से 1/2+1 की बहुमत से, जिसे हम बहुमत या मेजॉरिटी कहते हैं, उससे प्रस्ताव पारित होता है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा
कि संविधान में सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? संपूर्ण संविधान का लक्ष्य क्या होगा, उसका एम क्या होगा, किस गोल को भारत का संविधान अचीव करेगा, हमारा लक्ष्य क्या होगा, हम इस संविधान के माध्यम से क्या क्या प्राप्त करना चाहते हैं, यह सब बातें उद्देश्य प्रस्ताव में निहित थी। जनता को कितना अधिकार होगा, मौलिक अधिकार होगा, सरकार के क्या क्या कर्तव्य होंगे, नागरिकों के क्या कर्तव्य होंगे, नागरिकों के कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे, हम किस तरह भारत का विकास सुनिश्चित करेंगे, नीति निर्देशक तत्व होगा जो राज्य की नीतियों को निर्मित करने वाला एक आदर्श, एक लक्ष्य होगा, जो सरकार चलेगी, जनता के बहुमत से जो सरकार अस्तित्व में आएगी, लोकसभा में जिसे बहुमत प्राप्त होगा वह सरकार बनाएगी, उसकी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, पहले वो नेता चुनेंगे, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, तो प्रधानमंत्री और उस सरकार का लक्ष्य क्या होगा, ये सारी बातें उद्देश्य प्रस्ताव में कि संविधान का लक्ष्य क्या होगा। और लक्ष्य को हम देखते हैं कहाँ लिखा गया है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। अभी तो हम संविधान निर्मात्री सभा पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान के शुरू में ही प्रस्तावना प्रेम्बुल लिखा गया है, उसमें लिखा गया है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए। तो ये सारी बातें लिखी गई हैं कि उसका प्रस्तावना में ही उसकी चाबी है, प्रस्तावना उसका इंट्रोडक्शन में ही, इंट्रो में ही सारी बातें बता दी गई हैं। यही उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया था कि भारतीय संविधान का लक्ष्य क्या है। On December 1946, Pandit Nehru, Jawaharlal Nehru, presented to objective resolution on the Constituent Assembly. On 22 January 1947, the Constituent Assembly passed its objective resolution. इस प्रस्ताव को, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया, पारित कर दिया गया। अब संविधान के निर्माण के लिए, चूंकि उसमें उद्देश्य बहुत व्यापक, हमारा संविधान, उसमें मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, हमारा संविधान संसदीय लोकतंत्र का होगा या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी, संसदीय लोकतंत्र होगा, अथवा हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल रूल्स पर अपना सरकार चलाएंगे। इस बात पर बहस हो रही थी। हमने बहुत भाग ग्रहण किया यूनाइटेड किंगडम के से, हमने बहुत कुछ भारत के संविधान में ग्रहण किया संयुक्त राज्य के संविधान अर्थात ब्रिटेन के संविधान से। अब बड़ा प्रश्न था कि भारत एक विविधता वाला देश था, इसमें एक तरफ तमिल भाषी थे तो दूसरी तरफ कोंकणी और कश्मीरी बोलने वाले लोग थे, तो एक विशाल जनसंख्या हिंदी बोलने वाली लोग थी। तो हम प्राकृतिक रूप से, भाषा के रूप से, संस्कृति के रूप से, खान पान के रूप से, हमारे अंदर, हमारे भारत में जलवायु की विविधता, खान पान की विविधता, भाषा की विविधता, संस्कृतियों की विविधता, इस विविधता को, इतनी विविधता थी कि उस विविधता को इस अनेकता को एकता के सूत्र में कैसे बांधे, ये भारत के सामने बड़ा प्रश्न था। तो अब इस बात के लिए भी चर्चा हो रही थी कि हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहें, हम एकात्मक शासन रहे, या फेडरेशन बनाएं, संघात्मक शासन व्यवस्था में रहें, फेडरल स्टेट बने, फेडरलिस्ट बने। तो इस बात के लिए कि हम किन किन अध्यक्षात्मक स्वीकार करें, जैसा अमेरिका की प्रणाली है, या संयुक्त राज्य की तरह, ब्रिटेन की तरह हम संसदीय शासन व्यवस्था अपनाएं। तो इन सारे प्रश्नों पर विमर्श करने के उपरांत ये संविधान सभा ने निर्धारित कर लिया कि हम क्या करेंगे, हम कैसे अब हम पूरा संविधान कैसे बनाएंगे। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने, भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने ये निश्चित किया कि हम एक अलग अलग छोटी छोटी समितियां बना दें, जिससे संविधान का निर्माण क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, संविधान के निर्माण करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इसलिए भारत के संविधान निर्मात्री सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने
अपने संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को, प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो अपना संविधान का ड्राफ्ट लिख रहा था भारतीय भारतीय संविधान सभा, एक रीबिल्डिंग हो रही थी, एक रीस्ट्रक्चर हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, एक नई संरचना हो रही थी। तो इसलिए भारतीय संविधान सभा ने अपने को डिसेंट्रलाइज कर दिया, विकेंद्रित कर दिया, छोटे छोटे समितियां बना दी, उसमें संविधान सभा के महत्वपूर्ण और विद्वान लोगों को सदस्य रख दिया गया, उसका चेयरमैन रख दिया गया, ताकि देश का संविधान, छोटे छोटे काम करेंगे तो और अच्छा काम होगा, तो बड़े बड़े विद्वानों के लिए छोटी छोटी समितियां बना दी गई, और उन समितियों के माध्यम से भारत का पूरा संविधान बहुत सम्यक ढंग से, कॉम्प्रिहेंसिवली और बहुत समग्र ढंग से भारत के संविधान का निर्माण संपन्न हो जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण की समस्या के विभिन्न प्रस्तावों के संबंध में अनेक समितियों की नियुक्ति की, जिसमें निम्नलिखित समितियां महत्वपूर्ण थी। After the objective resolution, the Constituent Assembly had appointed several committees in relation to various proposals on the problem of constitution making, in which the following committee was important, जिसमें से, तो जैसा मैंने कहा कि उद्देश्य प्रस्ताव जैसे ही पारित हो जाता है, और उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 47 को पारित हो जाता है, तो संविधान उद्देश्य प्रस्ताव के संविधान सभा में पारित होने के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण की समस्या के विभिन्न प्रस्तावों के संबंध में अनेक समितियों की नियुक्ति की थी, जिसमें से निम्नलिखित समितियां महत्वपूर्ण थी। In which the following committee were important। पहली, कि भारत में संघ होगा। आप सबको मैं पढ़ा रहा हूं तो आप सब समझ गए हैं कि संघ का निर्माण इकाइयों से मिलकर बना है, लेकिन हमने बताया है, आप सबको याद होगा कि भारत में संघ ने इकाइयों को जन्म दिया है। इकाइयों ने संघ को, इकाइयां मिलकर एक एक इकाई इंडिविजुअल संघ का निर्माण नहीं करती है। इसीलिए केसी वेयर ने कहा कि भारत के संविधान का जो स्वभाव है और यहाँ का जो संघ का सिम्टम है, जो फेडरेशन है, वह एक आदर्श संघ, आइडियल संघ नहीं है, क्योंकि यहाँ इकाइयों ने मिलकर संघ को जन्म नहीं दिया। तो भारत में, जैसा अभी मैंने बताया कि भाषा की विविधता है, संस्कृति की विविधता है, खान पान की विविधता है, पहनावे की विविधता है, बोलियों की विविधता है, इतनी विविधता भरे देश में वो अगर हम संघ नहीं बनाते तो हमारा काम नहीं चलता। इसलिए एक संघ की समिति बनाई गई। संघ समिति के 9 सदस्य थे। पहली समिति बनी भारतीय संविधान में निर्माण करने के लिए कि भारत कितना अपने संविधान में संघवादी बनेगा, हम संघ के कितने चरित्र को ग्रहण करेंगे। तो संघ समिति बनी। इस संघ समिति में 9 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष महावीर नेहरू थे। फेडरल कमेटी, जबकि यहाँ फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, भारत के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो यूनियन कमेटी बनी, देयर वेयर 9 मेंबर्स ऑफ द संघ कमेटी एंड इट्स प्रेसिडेंट वाज महावीर नेहरू। दूसरी जो महत्वपूर्ण समिति थी वह मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाली समिति थी। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, आप जानते हैं, मैं पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। और मूल अधिकार उस अधिकार को कहा जाता है जो राज्य अपने संविधान के माध्यम से अपने नागरिकों को राज्य के ही विरुद्ध प्रदान करता है। अर्थात राज्य की मशीनरी, राज्य के शक्तिशाली प्रशासनिक अधिकारी अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन करते हैं तो उसके विरुद्ध आप सीधे अपना वाद अर्थात मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं। यह आपका अधिकार है। थोड़े से बने रहिए इस पर, आप लोग तुरंत मैं पढ़।
जो दो दूसरी समिति बनी वह मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति थी। जैसा कि मैंने बताया कि मूल अधिकार, क्योंकि जिस जिस अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हम लोग लड़ रहे थे, अंग्रेज हमारे मौलिक अधिकारों का, हमारे सारे अधिकारों का हनन कर रहे थे, तो सरकार बदलेगी, अपनी सरकार आएगी। और मैं कल की कक्षा में और शुरू की ही कक्षाओं में आपको बता रहा था, जब हम लोग अमेरिका के संविधान की शुरुआत की थी, कि मौलिक अधिकार कहीं भी हनन हो सकता है। और मौलिक अधिकार मैं बता रहा था कि सत्ता का स्वभाव होता है कि सत्ता अपनी शक्ति का प्रयोग करके दुरुपयोग करने लगता है। और मैंने आपकी कक्षा में ही बताया था कि प्रभुता पाहि काहि मद नाही, प्रभुत्व पाकर किसे अहंकार नहीं हो जाता है। तो शक्ति में एक स्वाभाविक गुण होता है कि वह अपना विस्तार करने लगती है, शक्ति का प्रयोग करने लगती है। शक्ति बहुत आ जाती है तो दुरुपयोग होने लगता है। सब भगवान राम नहीं हो सकते, मर्यादा नहीं हो सकते। रावण के पास शक्ति आई तो दुरुपयोग करने लगा, कंस के पास शक्ति आई तो दुरुपयोग करने लगा। तो ये बड़ा मुश्किल है। जो धर्म के रास्ते पर चलता है वही अहंकार पर नहीं जाता है। तो इस बात से भारत के संविधान निर्मात्री सभा भी परिचित थी, और वो चाहती थी कि भारत के संविधान में जो दुर्दशा हमने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध झेली है भारतवासियों ने, कहीं अपनी भी सरकार कुछ ऐसा अत्याचार न करने लगे जिससे। बेटा वॉइस तो हमारी ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम देखिए, क्योंकि मैं तो प्रयागराज से पढ़ा रहा हूं और प्रयागराज में मेरे पास वाईफाई का बढ़िया कनेक्शन है। तो इस तरह नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए, नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए उन्होंने मौलिक अधिकारों की संकल्पना प्रस्तुत की। तो इसके लिए एक समिति बनाई गई, और दूसरी समिति अल्पसंख्यक हितों की रक्षा के लिए बनाई गई। किसी का माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लो भाई। कितनी बार हम कहते हैं कि माइक को म्यूट रखो। किसका माइक म्यूट है भाई? शुभम माइक म्यूट करो भाई। तो इसलिए मूल अधिकार के लिए समिति बनाई गई। दूसरी समिति थी मूल अधिकार के साथ अल्पसंख्यक। अगर हम लोग बहुसंख्यक हैं तो अल्पसंख्यक, जैसे यहाँ का सिख समुदाय है, ईसाई समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, उसके हितों के लिए भी रक्षा हो, बहुमत अल्पमत पर अत्याचार न करे। इसलिए संविधान निर्मात्री सभा ने यह संकल्प लिया कि हम अपने उन अल्पसंख्यकों के भी मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे। इसलिए अल्पसंख्यकों के और मूल अधिकारों को, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक समिति बनाई गई थी। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति इसका नाम था। मूल अधिकार समिति में 54 सदस्य थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटीज कमेटी, देयर वेयर 54 मेंबर्स इन द फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज कमेटीज। सरदार वल्लभ भाई पटेल was the चेयरमैन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज कमेटी। तो इस पर बात हो गई, ये दूसरी समिति थी। अब हम आते हैं कार्य संचालन समिति। अब पहले ही मैं स्पष्ट कर दूं कि कार्य संचालन क्या होता है। इसको कहते हैं स्टीयरिंग कमेटी, वर्किंग स्टीयरिंग कमेटी, कि यह संविधान निर्मात्री सभा के की क्या कार्यशैली होगी। कौन अध्यक्ष तो हो गए थे राजेंद्र प्रसाद जी। अब ये काम कैसे करेगी, कैसे प्रस्ताव रखा जाएगा, कैसे वोटिंग होगी, कितने घंटे की बहस होगी। तो कार्य संचालन, पूरे संविधान निर्मात्री सभा का कार्य, वो वर्किंग फंक्शन उसका कैसा होगा, इसके लिए स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी। और इससे बहुत आसान है, आप समझ गए कार्य कैसे हम लोग करें, क्योंकि नई नई संविधान निर्मात्री सभा थी, संसद का अनुभव हमें नहीं था। इसलिए संविधान निर्मात्री सभा का काम सहजता से संपादित होता रहे, सहजता से चलता रहे, इसलिए कार्य संचालन समिति बनाई गई। कार्य संचालन समिति के 3 सदस्य थे। कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, जो उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्यपाल थे, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, विश्वनाथ दास। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी थे। तो इसमें कार्य संचालन समिति के 3 सदस्य थे, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर
और विश्वनाथ दास और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी थे। वर्किंग स्टीयरिंग कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी, देयर वेयर 3 members ऑफ द वर्किंग स्टीयरिंग कमेटी, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर एंड विश्वनाथ दास। द चेयरमैन ऑफ द वर्किंग स्टीयरिंग कमेटी वाज कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। तीसरी जो महत्वपूर्ण समिति थी वह प्रांत संविधान समिति थी कि प्रांत कैसे, भारत में कितने प्रांत होंगे, जैसे आज 28 प्रांत हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश और प्रांतों की रचना कैसे हो, भाषा के आधार पर होगी, क्षेत्र के आधार पर होगी, भूगोल के आधार पर होगी, जलवायु के आधार पर होगी, तो प्रांतों का गठन कैसे किया जाए, इसके लिए एक अलग समिति बनाई गई और प्रांत संविधान समिति का गठन किया गया। इस संविधान सभा में 25 सदस्य थे। प्रांतीय संविधान समिति में 25 सदस्य थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, देयर वेयर 25 members in the committee. In this committee, सरदार वल्लभ भाई पटेल was the chairman of the provincial constitution committee. ये आसान है। पांचवा जो समिति बनी थी वह भी समिति थी कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसी होगी, भारत में संघीय व्यवस्था का स्वरूप कैसा होगा, भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार कार्य करेगी, इसके लिए एक समिति का निर्माण किया गया। और यह समिति संघ के संदर्भ में कि संघ हमारा भारत का आदर्श संघ होगा या हम यूनिटरी गवर्नमेंट होंगे, लेकिन चूंकि मैंने पहले ही कहा कि भारत सांस्कृतिक, भौगोलिक, भाषाई, वेशभूषा, जलवायु की विविधता से हम एक संघ थे, तो भारत के संविधान समिति को ऐसा लग गया कि भारत की का कार्य एक संघ के माध्यम से ही संपन्न होगा। तो इसलिए भारत की संविधान सभा ने एक और समिति बनाई, संघ समिति। और इस संघ समिति में 15 सदस्य थे। संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। There were 15 members of the Sangh committee. The president of Sangh committee was पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। It took 2 years, 11 months and 18 days to create the Indian Constitution. संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक वाद विवाद या डायलॉग होता रहा। भारत के संविधान निर्मात्री सभा में भारत के संविधान का मसौदा A to Z कहां से कहां तक होगा, इस पर भारतीय संविधान ने 114 दिनों तक कार्य किया। संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक वाद विवाद चला था। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा में लगभग 7000 संशोधन प्रस्तुत किए गए थे। संशोधन के लिए नोटिस दिया गया था, परंतु 2473 संशोधन संविधान सभा में प्रस्तुत किए गए। नोटिस तो इतना दिया गया, लेकिन उन नोटिस में से केवल 2473 ही संशोधन प्रस्तुत किए गए, बाकी लैप्स हो गए। और इसको समझना इस तरह है कि जैसे उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया तो कोई सदस्य उस पर खड़ा होकर संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता था। अब संशोधन को मानना न मानना पूरे संविधान सभा पर निर्भर करता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि कोई एक व्यक्ति प्रस्तुत कर दिया प्रारूप तो वो पारित नहीं होगा। ये बात हमेशा स्मरण रखिए कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा संसद की तरह काम करती थी। जिस तरह संसद विधि का निर्माण और संविधान का संशोधन करती है, प्रस्ताव रखा जाएगा, प्रथम वाचन होगा, उस पर फिर बहस का समय निर्धारित होगा, द्वितीय वाचन होगा, फिर मतदान होगा और फिर
अध्यक्ष उस बात की घोषणा करेंगे कि ये प्रस्ताव पारित हुआ है अथवा नहीं हुआ है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा में 7,000 संशोधन प्रस्तुत किए गए, जिसमें 2,473 संशोधन ही प्रस्तुत किए गए। बाकी पर किसी ने इस प्रश्न को उठाया नहीं। नोटिस तो दे दिया अध्यक्ष जी को कि हम 7,000 नोटिस आ गए राजेंद्र प्रसाद के पास संशोधन के, लेकिन जब उन्होंने नाम पुकारा होगा या कहा होगा कि अपने संशोधन प्रस्तुत करिए, तो उसमें 2473 संशोधन ही प्रस्तुत किए गए। There was debate on the draft of the constitution for 114 days. The original constitution of India had 395 articles and 8 schedules. Notice was given for 87000, ये इतने ही थाउजेंड प्रस्तुत किए गए थे। अमेंड्स in the Constituent Assembly, but 2,473 amendments were presented. केवल 2473 अमेंडमेंट्स सदन में प्रस्तुत किए गए, 7,000 में से केवल, बाकी नोटिस वापस ले लिए गए। संविधान सभा पूर्णतः लोकतांत्रिक थी, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं कि यह संसद जैसे काम करती है, ठीक उसी प्रकार संविधान निर्मात्री सभा कार्य करती थी। संविधान सभा पूर्णतः लोकतंत्र का पालन करती थी। वाद विवाद होता था और प्रत्येक आवाज को सुनी जाती थी, किसी की आवाज दबाई नहीं जाती थी, चाहे वो लर्नेड स्टूडियस हो या नहीं। संविधान सभा का वह सदस्य चाहे वो बहुत बड़ा विद्वान हो या नहीं। हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री थे, उनके पिताजी भी संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। सिब्बन लाल श्रीवास्तव गोरखपुर से संविधान सभा के सदस्य थे, वो भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन संविधान सभा पूर्णतः लोकतांत्रिक थी। छोटे बड़े प्रत्येक व्यक्ति की आवाज संविधान सभा में सुनी जाती थी, गरिमापूर्ण ढंग से सुनी जाती थी, सबकी बात सुनी जाती थी। इसीलिए उसका चरित्र, उसका नेचर पूर्णतः डेमोक्रेटिक था। सक्रिय वाद विवाद और संसदीय प्रक्रिया का पालन करते हुए, संसदीय प्रक्रिया माने जैसे संसद में काम होता है, ठीक उसी तरह संसद में कार्य संविधान निर्मात्री सभा में। और जिस तरह एक संसद में प्रस्ताव रखा जाता है, फिर उस पर बहस होती है, फिर वोटिंग होती है, फिर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिया जाता है, ठीक वही प्रक्रिया अपनाई जाती थी। संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया जाता था, फिर उस पर बहस होती थी, फिर संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद का अंतिम उस पर हस्ताक्षर और मोहर होती थी, वो उस पर उनकी सील और सिग्नेचर होती थी। The Constituent Assembly was completely democratic. The draft of the Constitution was passed by majority vote following active debate and parliamentary procedure. पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को पूरी तरह फॉलो किया जाता था। जिस तरह संसद की प्रक्रिया होती है, ठीक उसी तरह प्रक्रिया का पूर्णतः पालन किया जाता था और संविधान निर्मात्री सभा अपना कार्य करती थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। ये सब हो ही गया। संविधान के प्रारंभ होने की तिथि, और इस देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को संविधान के प्रारंभ होने की तिथि है। वो संविधान के कुछ महत्वपूर्ण उपबंध, संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भाग 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित हो गया। द डेट ऑफ commencement of the constitution is 26 January 1950. Some important provisions of the constitution came into force on 26 November 1949. On 26 January 1950, India was established as a रिपब्लिक, और भारत
तो जो संविधान के इन्फोर्समेंट की तिथि है, द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज 26 जनवरी, या कमेंसमेंट की जो डेट है वो 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हो गया। और इस प्रकार भारत एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का चयन करते हुए, प्रक्रिया का पालन करते हुए भारत एक लोकतंत्र, एक गणराज्य, रिपब्लिक बन गया, क्योंकि यहाँ का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति भी निर्वाचित है। संयुक्त राज्य की तरह या ब्रिटेन की तरह वह हेरिडेटरी या आनुवांशिक नहीं है। तो इस प्रकार ये सारा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ये है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अधिकार एवं शक्तियों पर पूरा विवरण, और इसका पीडीएफ भी मैं आपको तुरंत प्रेषित कर दूंगा।